हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीजीटी हिंदी के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र में। यह जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग 2004 में हुए जो पुनर्परीक्षा है टीजीटी हिंदी का, उसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2002, 2003 और 2004 जो निरस्त हो गया था पेपर, उसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देख लिए थे, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से बड़े आसानी से उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। चलिए पहला प्रश्न इसमें जो है वह है कि देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव पूजन सहाय, बलभद्र दीक्षित, पढ़ीस। तो इसमें जो देहाती दुनिया के रचनाकार हैं वह शिव पूजन सहाय हैं, तो ऑप्शन तीसरा यहाँ सही होगा। इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य है, शिव पूजन सहाय को भाषा के जादूगर के रूप में जाना जाता है, या भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध है, विख्यात है, तो इस तथ्य को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है गेहूं और गुलाब की रचना की विधा क्या है। तो देखिए गेहूं और गुलाब जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की लिखी गई एक रेखा चित्र है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो इसमें ऑप्शन जो दिए हैं उपन्यास, नाटक, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन 4 है वह सही हो जाएगा। इनका जो व्याख्यात्मक भाग दिया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यह पुस्तक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। लाल तारा, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर भी इसी प्रकार की रचनाएं हैं। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वह क्या पूछा गया था। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है। तो आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है वह शरद चंद्र के जीवनी पर आधारित उपन्यास है। तो यह ऑप्शन नंबर जो 3 है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन दिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। तो मेरी जीवन यात्रा जो आत्मकथा है वह है राहुल सांस्कृत्यायन की। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो 3 है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है। आधा गांव के लेखक हैं। आधा गांव के लेखक कौन है। आधा गांव देखिए जो उपन्यास है वह राही मासूम राजा का है। राही मासूम राजा का, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वह सही हो जाएगा। यह एक आंचलिक उपन्यास है। इनकी जो अन्य कृतियां हैं वह है टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज। तो इन सभी उपन्यासों को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया है वह क्या है। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है। जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री राम शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि हैं, लेकिन जो श्री राम शर्मा है वे शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था। तो तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो उत्तर दिया हुआ है उसमें रामधारी सिंह दिनकर जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। यह तार सप्तक में शामिल नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे के संपादकत्व में 1943 ईस्वी में शुरू हुआ। इसमें 7 कवि होते थे। जो पहला तार सप्तक था उसमें जो कवि हैं वह हैं प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञे, मुक्तिबोध। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। एक बूंद सहसा उछली की रचना की विधा क्या है। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। तो यह अज्ञे द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 सही हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इनका जो अन्य यात्रा वृत्तांत है उसे याद रखिएगा। अरे यायावार रहे गया, बहता पानी। तो इन सभी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चारूचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं। चारूचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है। तो यह
हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है चारू चंद्रलेख। इनके जो अन्य उपन्यास है उसके बारे में चर्चा करते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नरवा, अनामदास का पोथा आदि इनके जो है प्रमुख उपन्यास है, तो उसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे, मोहन राकेश। तो देखिए, गली आगे मुड़ती है यह शिव प्रसाद सिंह का जो है एक उपन्यास है। तो इनके जो अन्य उपन्यास है उसके बारे में बात करें तो औरत, अलग अलग बैतरडी, दिल्ली दूर है, कुहरे में युद्ध है और वैश्वानर, यह इनके प्रमुख उपन्यास है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, टीजीटी हिंदी 2004 का जो पुनर्परीक्षा हुआ था उसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें जो अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण लाल, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद। तो देखिए, पृथ्वीराज की आंखें जो है वह राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इनके जो अन्य नाटक हैं वह है विजय पर्व, रेशमी टाई, दीपदान, चारुमित्रा, रजत रश्मि, इंद्रधनुष, रूप रंग। तो इसे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? यानी कुआनो नदी किसकी कविता संग्रह है? तो यह है सर्वेश्वर दास सक्सेना की। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। इसके साथ ही साथ इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वह हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। तो याद रखिएगा, खूंटियों पर टंगे लोग, यह बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के जो कवि हैं वे रघुवीर शाह हैं। तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन जो 3 है वह सही हो जाएगा। और अगला जो इनकी जो रचनाएं हैं, सीढ़ियों पर धूम, हंसो हंसो और जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। तो याद रखिएगा, लोग भूल गए हैं, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। तो धर्मयुग पत्रिका के जो यशस्वी संपादक थे वे धर्मवीर भारती थे। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो इनका जो काव्य ग्रंथ है ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, देशांतर। तो सूरज का 7वां घोड़ा यह उपन्यास है। इसके साथ ही साथ जो हंस पत्रिका था उसके संपादक राजेंद्र यादव हैं। तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, यह जो लिखा गया है वह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? श्रीलाल शुक्ल की रचना क्या है? इनमें से श्रीलाल शुक्ल की रचना क्या है? आषाढ़ का एक दिन, कटरा बियारजू, राग दरबारी, सारा आकाश। तो यहाँ पे जो राग दरबारी है वह श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? देखिए, यहाँ जो व्याख्यात्मक प्रश्न है उसको भी हल देख लेते हैं। श्रीलाल शुक्ल की अन्य प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो विश्रामपुर का संत, आदमी का जहर, यह इनकी रचनाएं हैं। और सारा आकाश राजेंद्र यादव की, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की नाट्य कृति है। तो इन सभी तथ्य को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में जो क्या दिया हुआ है, स्वार्थ का विलोम होगा। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? तो स्वार्थ का जो विलोम होगा वह हो जाएगा परमार्थ। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले जो प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार होता है? तो यह बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, इसमें यमक अलंकार होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें जो शुद्ध शब्द यहाँ पे दिया गया है, देखिए पूजनी यह भी गलत है, उज्ज्वल भी गलत है, ज्योत्सना भी गलत है, लेकिन परिपार्श्विक यहाँ पे जो दिया है वह सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक जो आनंदवर्धन का उपन्यास है वह ध्वनि से संबंधित है। तो सॉरी, ध्वन्यालोक उनकी कविता काव्य रचना है, तो यह ध्वनि से संबंधित है।
अगला जो प्रश्न देखते हैं वह क्या है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो 351 में जो कहा गया है वह क्या कहा गया है, 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। तो इन सभी तथ्य को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। जाह्नवी, देवापगा, सुरसरी, सरिता। तो देखिए सरिता जो है नदी का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है। नामोर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, विजय देवनारायण साय। तो यहाँ पे जो विचारधारा के कवि नहीं है मार्क्सवादी विचारधारा के, वे हैं विजय देवनारायण साय। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया के लेखक हैं। कनुप्रिया के लेखक कौन है। तो कनुप्रिया जो है वह धर्मवीर भारती की रचना है। इनकी अन्य रचना है वह अंधायुग, सातगीत वर्ष, ठंडा लोहा और देशांतर। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, नए इलाके में किसकी काव्यकृति है। तो नए इलाके में अरुण कमल की काव्यकृति है और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा, जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए इनमें से आंचलिक उपन्यासकार जो हैं राही मासूम रजा, इनका जो उपन्यास है आधा गांव, वह एक आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक है। तो पाल गोमरा का स्कूटर या कहानी जो है वह उदय प्रकाश का है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, निषाद बांसुरी की रचना की विधा है, यानी निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है। तो यह एक ललित निबंध है कुबेर नाथ राय का। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। इनके अन्य निबंध के बारे में बात करें तो प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, पर्ण मुकुट सम्मिलित है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है। तो यह भगवती चरण वर्मा का जो है उपन्यास है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। तो इंदुमती जो कहानी है वह किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है, जो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है। तो बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। इनके अन्य कहानियों के बारे में बात करें तो उसने कहा था सुखमय जीवन, जिसमें से उसने कहा था एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जो फ्लैशबैक की परिकल्पना पर आधारित है, जो 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तो इन सभी तथ्य को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है। आगे जो प्रश्न दिया गया है वह है, कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन में कौन सा समास है। यहाँ पे ऑप्शन दिए तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो कमल नयन में जो समास होगा वह कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, तो कर्मधारय यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरह से यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, हानि लाभ में कौन सा समास है। हानि लाभ में कौन सा समास है। तो हानि लाभ में जो समास है वह द्वंद्व समास होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है, न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है असंभव कार्य। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। कौन सी लोकोक्ति है। अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो देखिए मुहावरे के अंत में अनिवार्य रूप से ना जुड़ा रहता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। तो अधगल गगरी छलकत जाए, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है।
तो बंग महिला की जो कहानी है दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष की, तो यह कहानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भूल गलती किसकी कविता है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध। तो भूल गलती जो कविता है वह मुक्तिबोध की है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है वह 4 सही हो जाएगा। इसके साथ साथ इनकी अन्य जो रचनाएं हैं, ब्रह्म राक्षस व अंधेरे में इनकी प्रसिद्ध रचना है। और इनकी काव्य कृति के बारे में बात करें तो चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाल धूक और विपात्र और सतह से उठता आदमी इनकी कहानी संग्रह है। तो इन सभी तथ्य को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? वलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, परती परिकथा। तो देखिए परती परिकथा जो है वह फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, बाकी तीनों रचनाएं नागार्जुन की हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह अगला प्रश्न जो है, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? तो जुलूस जो उपन्यास है वह फणीश्वरनाथ रेणु का है। तो ऑप्शन 4 यहाँ सही हो जाएगा। अन्य जो यहाँ पे व्याख्यात्मक दिया है, मोहन राकेश के प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल तथा अंतराल। और कमलेश्वर के प्रसिद्ध उपन्यास जो है, सुबह दोपहर शाम, काली आधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, समुद्र में खोया हुआ जल आदि। तो याद रखिएगा। और जुलूस रेणु का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, बकरी नाटक के रचयिता हैं। तो बकरी नाटक के जो रचयिता हैं वे सर्वेश्वर द्वार सक्सेना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो यह दिनकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्य, भृति तिलक, हारे के हरिनाभ, सीपी और शंख, आत्मा की आँखें, यह सभी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज। तो रामविलास शर्मा जो लेखक हैं वे हैं भाषा और समाज के। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। और छायावाद, दूसरी परंपरा खोज के जो लेखक है वह नामवर सिंह है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है, दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो देखिए नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन, निर्मल वर्मा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, तो इसमें होना चाहिए कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, नागार्जुन, इनको नहीं मिला है। नरेश मेहता, दिनकर और निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा है और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो दोहा का विपरीत छंद जो है वह होता है रोला। तो सॉरी, इसमें से कोई नहीं, दोहा का जो उल्टा होता है वह सोरठा होता है। तो यहाँ पे वह ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो काला जल जो सानी का उपन्यास है वह सांप्रदायिकता पर लिखा गया है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, नेताजी कहीन के लेखक हैं? नेताजी कहीन मनोहर श्याम जोशी की उपन्यास है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 4 चरण, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य क्या है? राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है। तो यहाँ पे जो शुद्ध है राम ने रोटी खाई है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द को चुनना है। सन्यासी का जो शुद्ध रूप है, तो यहाँ पे सन्यास का जो शुद्ध रूप है वह ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा सही, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन है। तो प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान है, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो कृषक जीवन पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनके जो अन्य तथ्य है उसे यहाँ पे याद रखिएगा। सेवा सदन इनका जो उपन्यास है और अंतिम उपन्यास है गोदान। पहला सेवा सदन और अंतिम उपन्यास। इनके अन्य जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वह है वरदान, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि तथा गोदान। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे दिया है पुस्तक और इसके लेखक कौन है। तो शेखर एक जीवनी जो है वह अज्ञे की उपन्यास है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो यह सही रूप है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। तो अनंत का जो सही संधि विच्छेद होगा अन प्लस अंत, तो ऑप्शन यहाँ पे जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न दिया हुआ है। बाल्टी कैसा शब्द है। तो बाल्टी जो शब्द है वह पुर्तगाली है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे विदेशज जो शब्द है वह है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। तो यह सदल मिश्र की रचना है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है। शकुंतला नाटक पर खड़ी बोली पद्य में अनुवाद गद्य में अनुवाद किया है, किसने किया है। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, तो ऑप्शन दूसरा जो है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। यह दिया था कब दिया था। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है 1884 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान 1884 ईस्वी में दिया था, तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है उसे देखते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास जो है वह लाला श्रीनिवास दास का हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। भारतेंदु युग का केंद्रीय विधा क्या है। तो भारतेंदु युग की जो केंद्रीय विधा है, इस विधा में नाटक जो रचे गए हैं अधिक तौर से, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है। तो नूतन ब्रह्मचारी कृति जो है वह बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो 100 अजान एक सुजान भी इनका उपन्यास है, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह मुख्य पत्र था भारत मित्र, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। संयोगिता स्वयंवर है वह क्या है। तो लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया नाटक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और इनके अन्य नाटकों के बारे में बात करें तो प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी प्रमुख है, तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है। ब्राह्मण के संपादक थे। ब्राह्मण के संपादक कौन थे। तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा निकाली गई जो कानपुर से एक मासिक पत्रिका थी वह ब्राह्मण था। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे। तो वे थे प्रेमघन। यह मिर्ज़ापुर से निकलने वाली एक मासिक पत्र था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 1 जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो यह अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा।
कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया हुआ है। जगत सच्चाई सार, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं, तो यह श्रीधर पाठक की कविता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग, ब्रज भाषा में रचना। तो स्वच्छंदतावाद की जो विशेषता नहीं है वह है ब्रज भाषा में कविता लिखना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द क्या है। घास, आय, व्यय, नहर। तो यहाँ पे जो व्यय शब्द है वह पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्रुव चरित के रचयिता हैं। ध्रुव चरित के रचयिता कौन है। तो ध्रुव चरित नरोत्तम दास की लिखी कृति है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो कृष्ण गीतावली जो लिखा गया है वह तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जाति विलास के रचयिता हैं। तो जाति विलास के जो रचयिता हैं वह देव कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो यह कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को, तो ऑप्शन छंदों का अजायब घर जो कहा जाता है यहाँ पे देख लीजिए, यह कहा जाता है रामचंद्रिका को, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है। वह दिया गया है कई चिंतन एवं कलाधारों का योगदान मिलता है। कई चिंतन एवं कलाधारों का योगदान मिलता है, किस में मिलता है। तो देखिए जो भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति धारा था उसमें अनेक धाराओं का योग मिलता है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह जो प्रश्न पत्र चल रहा है व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र, वह टीजीटी 2004 का पुनर्परीक्षा एग्जाम जो हुआ था उसका प्रश्न पत्र है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जलज का अर्थ क्या होता है। जलज का होता है कमल, जलद का बादल और जलधि का समुद्र। तो याद रखिएगा जलज का हो जाएगा कमल, जलद का बादल और जलधि का समुद्र, तो यह सही रूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नित्य प्रति पुण्यऊ रहे आनन ओप उजास में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है। अर्ध कथानक है। अर्ध कथानक क्या है। तो यह बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है, तो याद रखिएगा अर्ध कथानक बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया एक आत्मकथा है, तो ऑप्शन दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। यह टिप्पणी आचार्य शुक्ल द्वारा किसके बारे में कहा गया है। तो यह घनानंद के बारे में कहा गया है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है। सीखिलिनो मिन मृग खंजन कमल नयन, सीखिलिनो जस ओ प्रताप को कहानी। यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह जो पंक्ति है वह ठाकुर की है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास की रचना क्या है। तो इनका जो सर्वांग निरूपण काव्य है वह है काव्य निर्णय, तो याद रखिएगा भिखारी दास की यह रचना है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है। नैन नचाई कहे मुस्काई लला फिर आयु खेलन होरी। यह बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है पद्माकर की, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन दूसरा यह सही हो जाएगा। इस कॉलेज में भारतीय
भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में जॉन ग्लिक्रास्ट की नियुक्ति हुई थी और उन्होंने हिंदी शिक्षण के लिए 2 पंडित भाषा पंडित लल्लू लाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, लल्लू लाल और सदल मिश्र का जो संबंध है वह फोर्ट विलियम कॉलेज से है। तो इस तथ्य को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक है वह राम प्रसाद निरंजनी है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? यानी राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी भाषा का पहला कवि किसे स्वीकार किया है? तो उन्होंने सराहपा को पहला कवि माना है हिंदी का। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो 3 है वह सही हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो देवसेन कृत सावकाचार को हिंदी का पहला जो रचना माना है वह माना है, मतलब जो हिंदी श्रावकाचार है उसे हिंदी का पहला कृति माना जाता है, यानी प्रथम रचना माना जाता है। तो याद रखिएगा। और आगे बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्पदंत को, और जबकि गुलेरी ने राजा मुंज को, सेंगर ने पुष्प या पुंड को, और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, और गणपति गुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माने हैं। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने सराहपा को, और हिंदी की प्रथम जो कृति मानी जाती है, प्रथम रचना मानी जाती है, वह देवसेन कृत सावकाचार को माना जाता है। तो इस तथ्य को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? अगला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल जो नाम दिया गया है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। इसके साथ साथ रामचंद्र शुक्ल ने जो दिया है वह वीरगाथा काल दिया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, और मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, और रामकुमार वर्मा ने चारण काल की संज्ञा दी है। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। आगे जो प्रश्न है, बिसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बिसल देवरासों में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे जो दिया है 10 कुमार चरितम, यह दंडी की रचना है। नैषधि चरितम यह श्रीहर्ष की रचना है, और उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। तो यह सही रूप होगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या हो जाएगा। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? तो वे रामचंद्र शुक्ल हैं। इन्होंने माना है कि जो भक्ति है वह दक्षिण से धीरे धीरे उत्तर की तरफ आई है। तो ऑप्शन जो 3 है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है? मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है? मध्यकालीन बौद्ध के स्वरूप का लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के जो रचनाकार हैं वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी जो अन्य कृतियां हैं वह यहाँ पे दिया हुआ है, उसे आप याद रखिएगा। अन्य कृतियां हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, कबीर और हिंदी साहित्य, तथा मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप। तो याद रखिएगा इन सभी को। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पद्मावत है। पद्मावत क्या है? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया सूफी काव्य है, जो लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। तो यह एक त्रासदी है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो वे कवि हैं तुलसीदास जी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। इनकी कृति रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो उसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो यह जो चित्रण मिलता है वह मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्या है? विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचना है।
तो ऑप्शन जो 1 है वह सही हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इनकी जो रचनाएं हैं कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, यह सभी भी ब्रज भाषा में लिखा गया है। और रामचरितमानस, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी यह अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो इसका संबंध जो है वह ब्रज भाषा से है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अगला जो प्रश्न है वह क्या है? अगला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो बरवे नायिका भेद के जो रचनाकार है वे रहीम है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो यह खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो छीत स्वामी जो है वे अष्टछाप धारा के कवि हैं और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल दास द्वारा किया गया था, विट्ठल नाथ द्वारा किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। और अष्टछाप के कवियों में कौन कवि शामिल है उसे आप ध्यान रखिएगा, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, नंददास, छीत स्वामी तथा चतुर्भुज दास शामिल है। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न दिया है, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं, किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो रामचंद्र वर्मा एक कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीलाल वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी। तो याद रखिए, अगर बस शब्दानुशासन पूछे तो वह हेमचंद्र की रचना होगी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो रीति सिद्ध काव्यधारा में केवल एक कवि आते हैं, वे हैं बिहारी और इनकी एक रचना है बिहारी सतसई। तो याद रखिएगा, रीति सिद्ध काव्यधारा में बिहारी आते हैं। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है वह है, नहुस नाटक के रचनाकार हैं। तो जो नहुस नाटक है वह गोपाल चंद्र गिरधर दास का है, यह भारतेंदु जी के पिताजी हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वह क्या है, लोकायतन के रचयिता हैं। तो लोकायतन जो लिखा गया है वह सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इनकी प्रारंभिक कृति वीणा है। अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, युगपथ, स्वर्णधूलि, स्वर किड़र, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद और किरणवीरा, पौ फटने से पहले, पतझड़, यह सभी जो इनकी रचनाएं हैं तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है, आंसू है। आंसू क्या है? तो छायावाद के प्रवर्तक जो प्रसाद जी हैं उनके द्वारा रचित यह रचना है आंसू। तो यह एक मुक्तक काव्य संकलन है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निराला की अंतिम कविता है। निराला की अंतिम कविता क्या है? तो निराला की जो अंतिम कविता है वह है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। याद रखिएगा, यह अंतिम कविता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो कला और बूढ़ा चांद के जो लेखक हैं वह सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन क्या है? तो महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वह रश्मि नीरजा, सांध गीत, यामा। तो याद रखिएगा इन सभी को। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नूतन ब्रह्मचारी है। तो नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो इसे याद रखिएगा। और इनके एक अन्य उपन्यास है 100 अजान और 1 सुजान। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न जो पूछा है वह है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। तो भूतनाथ उपन्यास जो लिखा गया है वह देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। यह इनका एक अधूरा उपन्यास था जो इनके बेटे द्वारा पूरा किया गया। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था, तो यह प्रकाशित होता था बम्बई से, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे जो दिया हुआ है, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश द्वारा जब्त कर लिया गया वह रचना है, वह कौन सी रचना है, तो वह सोजे वतन है, जो कहानियों का संग्रह था, तो ऑप्शन नंबर 1 वहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं, तो मृगनयनी जो उपन्यास है वह उपन्यास है बृंदालाल वर्मा का, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनके अन्य उपन्यास के बारे में बात करें तो विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, कचनार, अहिल्याबाई, माधोजी सिंधिया, भुवन विक्रम आदि इनके उपन्यास हैं, तो याद रखिएगा इन सभी को। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है, अगला क्वेश्चन दिया है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है, युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से ज़मीन का बच जाना, ज़मीन बिक जाना, ज़मीन खरीदना, तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो यह प्रिय प्रवास है जो हरिऔध द्वारा रचित है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। इनके अन्य जो रचना है वह पद्य प्रसूम, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास है, तो यह पिछले प्रश्न का व्याख्यात्मक रूप था। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है, तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, तो भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है और यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है, तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है संपत्ति शास्त्र, तो याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो पूजनी का जो शुद्ध रूप है यहाँ पे दिया गया है वह ऑप्शन नंबर 3 में पूजनी इस तरह से लिखा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो गोबर प्रेमचंद के जिस उपन्यास का पात्र है वह उपन्यास है गोदान, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यह 1936 में प्रकाशित प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, या कहें तो उपन्यास का श्रेष्ठ जो रचना है वह है गोदान, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह है, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो अभिन्न शब्द का जो सही विच्छेद होगा वह अभित धन प्लस न, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है, तो यह रोला में लिखा गया रचना है गंगा अवतरण, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अवधि का निजी छंद कौन सा है, तो अवधि का जो अपना छंद है वह बरवय है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि शुद्ध शब्द का चयन करना है, जिजीविका का जो सही रूप है वह 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन 4 है वह सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं, तो सरदार पूर्ण सिंह एक निबंधकार के रूप में विख्यात है। इनके 6 निबंध हैं और वे हैं आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, तो ध्यान रखिएगा इन सभी को। अगला जो प्रश्न है वह है, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुआ था 1893 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 है वह सही हो जाएगा। देखिए, यह टीजीटी हिंदी 2004 का प्रश्न पत्र था, जिसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे थे। यह स्थगित परीक्षा के बाद जो परीक्षा हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र था। इसी तरह की जितने भी टीजीटी हिंदी के प्रश्न पत्र हुए हैं उसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र इस चैनल के माध्यम से लगातार अपलोड किया जा रहा है।
तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।